स्वागत है आपका वीडियो पर। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक कोई ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पे फर्स्ट टाइम है या वीडियो पे फर्स्ट टाइम है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो पसंद आते हैं तो ज़रूर लाइक करें। है मेरी आप सभी से। ये एक तरह का मोटिवेशन है जिससे आप अपना आभार व्यक्त कर सकते हैं अपने टीचर के प्रति, और बाकी आपकी इच्छा। और प्लीज़ शेयर करें। और अगर बाहर से कुछ साउंड आ रहे हैं तो प्लीज़ उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। चलिए आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर बात करते हैं मेथड ऑफ इकोनॉमिक स्टडी। यानी इकोनॉमिक्स की जब आप पढ़ाई करते हैं, इकोनॉमिक्स के बारे में आप कुछ भी मतलब खुद से पढ़ते हैं या एक्सप्लेन करते हैं या कोई मेथड अप्लाई करते हैं, तो आपको मतलब कोई भी चीज़ अगर आप कहीं भी इकोनॉमिक्स का अप्लाई कर रहे हैं तो आप उसके मेथड की बात करेंगे। और मेथड क्या होता है? अध्ययन की रीतियाँ को ही मेथड कहते हैं। रीतियाँ मीन्स विधियाँ, और विधियाँ मेथड एक ही बात है। तो आई थिंक इतना सिंप्लीफिकेशन बहुत है कि रीतियाँ क्या होती हैं, किसी भी चीज़ के जो मेथड्स होते हैं, कैसे उसे सॉल्व किया जाता है, क्या क्या रूल्स होते हैं, ये सब रीतियों में आते हैं, ये सब विधियों में आते हैं, इसी को मेथड बोलते हैं। बेजहार्ट जो कि इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने क्या कहा है? देखिए, कहा तो एक फॉर्मेट होता है कि उन्होंने अपनी एक भाषा का इस्तेमाल किया कि उसमें एक स्टैंडर्ड तरीके से एक बात कही है, लेकिन उसका जो अर्थ बन रहा है वो मैं आपको बता देती हूँ। बिना किसी रीति से अगर समस्याओं को सुलझाया जाता है तो आप हमेशा असफल होते हैं, खासकर इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में पर्टिकुलर चीज़ों की विधियां हैं, उनके अपने रूल्स हैं। अगर आप उनको अप्लाई नहीं कर रहे तो आप असफल होंगे 110%, ऐसा उनका कहना है। और क्योंकि देखिए, इकोनॉमिक्स क्या है, एक प्रैक्टिकल चीज़ है, और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों में एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं और फिर उन नियमों को बनाया गया है। अगर आप उन नियमों को नहीं यूज़ करते, आप हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करते हैं, कभी कर लिया कभी नहीं कर लिया, तो आप असफल होंगे। ठीक है, चलिए। वैसे तो अपवाद हर जगह होते हैं, ठीक है। तो मेथड में दो तरह के मेथड है इसमें, डिडक्टिव मेथड, इंडक्टिव मेथड। डिडक्टिव, इंडक्टिव। जो डिडक्टिव मेथड है इसे हम अनुमान प्रणाली भी कहते हैं और निगमन प्रणाली भी कहते हैं। अनुमान प्रणाली इसका एक व्यवहारिक नाम है जो जनरली आम बोलचाल की भाषा में है, और निगमन प्रणाली ये इसका ऑफिशियल नेम है, जो कि हम किताबी भाषा जिसे बोलते हैं या जिसे टर्म्स बोलते हैं। ठीक है। इंडक्टिव मेथड जो है उसको अनुभव प्रणाली या आगमन प्रणाली कहा जाता है। इंडक्टिव मतलब किसी चीज़ को आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो, है ना, तो इसको अनुभव प्रणाली, यानी काफ़ी एक्सपेरिमेंट के बाद कोई रूल बनता है तो इसको अनुभव प्रणाली कहा जाता है, ये इसका व्यवहारिक नाम है। और आगमन प्रणाली ही इसका ऑफिशियल नेम है, जिसे हम टर्मिनोलॉजी कहते हैं अगर आप किताबी भाषा में बात करते हैं। तो जनरली जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वहाँ पर यही भाषा प्रयोग की जाएगी। कभी कभी आप कंफ्यूज करने के लिए ये भाषा भी प्रयोग की जा सकती है। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि रीतियाँ क्या होती हैं, कौन सी दो मेन रीतियाँ हैं और इनके और क्या क्या नाम हो सकते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगर क्वेश्चन ये आता है कि इकोनॉमिक्स के मेथड क्या हैं, क्या रीतियाँ होती क्या हैं, और कौन से मुख्य मेथड जो है इकोनॉमी में अप्लाई किए जाते हैं, तो अगर आप इतना लिख के मतलब स्टेटमेंट वाइज और पॉइंट वाइज लिख देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं, दैट इज सफिशिएंट। चलिए आगे बात करते हैं। जी, अब बात करते हैं डिडक्टिव मेथड, जो कि पहला मेथड है। इस मेथड को हम हाइपोथेटिकल मेथड यानी काल्पनिक रीति कहा जाता है, क्योंकि इसमें हिपोथेसिस होती हैं, ठीक है, कुछ अनुमानित बातें होती हैं, और उनको हम एक व्यक्ति विशेष पे, परिस्थिति विशेष पे अप्लाई करके देखते हैं कि ये जो है लागू हो रही है कि नहीं हो रही। सॉरी। तो ये सामान्य से विशिष्ट की ओर जाने का एक तरीका है। ये लाइन आप बिल्कुल याद रख लें। और ये जब भी किसी भी मतलब ये तो इकोनॉमिक्स है, ये जो डिडक्टिव इंडक्टिव मेथड है ये टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह में भी आते हैं, तो वहाँ पर भी यही मतलब होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाना ही डिडक्टिव मेथड होता है। ठीक है। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। मान लीजिए कि एग्जाम्पल एक हिपोथेटिकल व्यू है, वैसे तो अब ये हिपोथेटिकल नहीं है, हर जगह हम इसको अप्लाई होते हुए देखते हैं कि मानव जो है मरणशील है। ये एक हिपोथेसिस है,
ठीक है, ये एक बात कही गई है, मैं ये नहीं कह रही ये काल्पनिक बात है, लेकिन कहीं से तो ये शुरू हुई थी ना बात। ठीक है, तो ये मानव मरणशील है। अब हम चेक करते हैं कि सिद्धार्थ जो कि एक मनुष्य है वह भी एक दिन मर जाएगा। ये कंक्लूजन हमने क्यों निकाला? बिकॉज सिद्धार्थ एक मनुष्य है और मनुष्य के बारे में ये कहा गया है कि वो मरणशील है। तो जब हमने एक चीज़ सीख ली, उसको हमने अलग अलग चीज़ कंडीशन में अप्लाई करके देखा कि हाँ ये लागू हो रही है कि नहीं हो रही है। तो आप सामान्य बात से एक विशिष्ट एक पर्टिकुलर पर्सन के पर इसको लागू करके देख रहे हैं। तो जब जनरलाइज चीज़ को, मानव यानी सभी मानव, स्त्री पुरुष सब, बच्चे बूढ़े सब, तो एक जनरलाइज बात को आप एक पर्टिकुलर पर्सन को पहले पहचान के उस पर वो चीज़ को लागू कर रहे हैं, तो इसे ही सामान्य से विशिष्ट की ओर जाना कहते हैं। अब एक बात को समझिए कि अगर ये सिद्धार्थ किसी मशीन का नाम होता तो क्या आप इस कंक्लूजन पे पहुंचते? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये इस कैटेगरी को सेटिस्फाइड ही नहीं कर रही। ये सिद्धार्थ इसका नाम तो है बट ये मनुष्य नहीं है, तो ये वाली हिपोथेसिस इस पर काम नहीं कर रही। तो एक हिपोथेसिस को आप किस तरह से अप्लाई करते हैं कि हिपोथेसिस होती है, एक रूल होता है, उसको आप पहले एक चीज़ विशिष्ट को, एक स्पेशल चीज़ को लेते हैं, उसको आप चेक करते हैं कि ये इसमें क्या सिमिलैरिटी है और फिर उसके रूल को इस पे आप अप्लाई करते हैं। हाँ जी, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये जो डिडक्टिव मेथड है, इसमें दो मेथड होते हैं, मैथमेटिकल मेथड और नॉन मैथमेटिकल मेथड, सॉरी, मैथमेटिकल एंड नॉन मैथमेटिकल मेथड। चलिए, मैथमेटिकल मेथड जो होता है दोनों ही अप्लाई किए जाते हैं, बट जो मैथमेटिकल मेथड होता है ये ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है भले ही दिखने में आपको थ्योरीज लिखी हुई दिखती हैं, मगर बातें जो है ये प्रैक्टिकली जो कि देश में होता है, जो कि हमारी मतलब आर्थिक क्रियाएं होती हैं, धन का आदान प्रदान होता है, प्रोडक्शन होता है, सेल होती है, इन सब से रिलेटेड होता है, तो बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ें ली जाती हैं। और ये जो है इसका डिडक्टिव मेथड का ये प्रैक्टिकल रूप एजवर्थ और हिग्स जो कि इकोनॉमिक्स थे, आपने नाम सुना ही होगा, बहुत ज़्यादा फेमस इकोनॉमिस्ट हैं, इन्होंने बहुत सारी थ्योरीज दी हैं, इन्होंने अपने डिफरेंट थ्योरी में इसका बहुत बार यूज़ किया है। और इसके अलावा नॉन मैथमेटिकल व्यू होते हैं, मतलब ज़रूरी नहीं कि हर रूल मतलब एक फार्मूला दे के ही की जाए, जनरल चीज़ों पे भी थ्योरीज लिखी गई हैं, वो नॉन मैथमेटिकल होती हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं, थोड़ा सा इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स देखते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं और क्या क्या कमियां इसमें रही हैं। ठीक है, डिडक्टिव मेथड। अब डिडक्टिव मेथड के मेरिट्स ये हैं कि एक तो ये बहुत सिंपल है, ठीक है, बहुत आसान है, यूनिवर्सलिटी है। इसमें यूनिवर्सलिटी ये है कि देखिए आप एक जनरल रूल को आप हर किसी पे चेक कर सकते हैं कि कितनों पे ये लागू हो रहा है, कितनों पे नहीं हो रहा, हर किसी पे। तो सामान्य से विशिष्ट की ओर जाते हैं और हर किसी पे ट्राई कर सकते हैं। इम्पार्शियल ये इसलिए है क्योंकि इसमें एक रूल होता है और उस पर आप सभी पे वो अप्लाई करके देते हैं, तो आपको उस रूल पे ही फोकस करना होता है। इसमें जो जांच करता है वो अपनी किसी बायसनेस को नहीं ला सकता, उसको रूल के हिसाब से ही जाना पड़ेगा। ठीक है, उसी चीज़ को चेक करना पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है कि कोई अपनी बायसनेस को उसमें लाए। इसके अलावा बहुत ही रियलिस्टिक है, सिंप्लिसिटी चीज़ें, सिंपल चीज़ों के ऊपर ये मेथड अप्लाई किया जाता है। डीमेरिट्स ये है कि प्रैक्टिकल कम है। ठीक है, इसमें जनरली मतलब कम प्रैक्टिकल चीज़ें जो होती हैं, जो जनरलाइज चीज़ें होती हैं, उनको लिया जाता है। इसके अलावा ये इसमें कंप्लीट डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है, बहुत ही सीमित दायरा है इसका, बहुत ही कम चीज़ें होती हैं, उनको बहुत ज़्यादा एनलार्ज करके नहीं देखा जा सकता। जैसे कि अभी एक एग्जांपल लिया ही था कि मनुष्य मरणशील है, तो अब इसमें और क्या किया जा सकता है? सिर्फ हम ये चेक कर सकते हैं कोई चीज़ जिसका नाम हमें देगा मनुष्य है या नहीं, और फिर उसके हाँ और नहीं पर हम ले लेते हैं चीज़ों को। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की कोई गुंजाइश नहीं है। इसके अलावा डिडक्टिव मेथड में आर्थिक दशाओं को स्थिर माना गया है, आर्थिक दशाओं को स्टैटिक माना गया है।
स्थिर माना गया है, जबकि ये एक गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि आर्थिक दशाएं परिवर्तित होती रहती हैं। ये तो आप खुद भी, अगर आप बहुत बड़े इकोनॉमिक्स से जानकार नहीं हैं तो भी अर्थव्यवस्था को इतना समझते हैं कि अर्थव्यवस्था बदलती रहती है, परिस्थितियां बदलती रहती हैं। चलिए आगे सीखते हैं और इसके दूसरा मेथड भी देख लेते हैं। आई थिंक इस मेथड को तो आप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, और अगर इसके बारे में लिखने के लिए कहें आप ये सारे पॉइंट्स और इनकी थोड़ी सी डिटेलिंग लिख देंगे, आपका आंसर बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब बात करते हैं इंडक्टिव मेथड की। ये जो इंडक्टिव मेथड है ये सत्य को विशिष्ट सत्य से सामान्य की ओर ले जाता है। यानी आप एक पर्टिकुलर सिचुएशन में चीज़ों को देखते हैं, अलग अलग सिचुएशन में एक ही चीज़ को देखते हैं, और उसके बाद सभी चीज़ों में एक जैसा रिएक्शन आने पर हम उसको एक जनरलाइज चीज़ मान लेते हैं कि हाँ ऐसा ही होता है। यानी कि ये डिडक्टिव मेथड का बिल्कुल अपोजिट है। वहाँ पर क्या था, सामान्य चीज़ को जो मान लिया गया, एक सामान्य जनरलाइज चीज़ से उसको हर किसी पे टेस्ट किया गया, और इसमें अलग अलग टेस्ट किए गए और फिर उसके बाद एक कंक्लूजन सभी के लिए निकाल दिया गया। ठीक है, अब इस बात को क्या, उन विशिष्ट सत्यों के आधार पर ये सामान्य पर परीक्षण किया जाता है। कुछ विशिष्ट तथ्य होते हैं, उन पर ये चेकिंग होती है और फिर हर किसी पर ये चेकिंग की जा सकती है। मान लीजिए कि आपने मतलब मैं एक एग्जांपल लेती हूँ कि आपने कुछ टुकड़े लिए और पानी में ग्लास में डाल दिए, और आपके कुछ टुकड़े जो है उस पानी के ग्लास में क्या हुआ, कुछ तो नीचे चले गए और कुछ ऊपर ही तैर रहे हैं। तो आपने ये डिसाइड किया कि आपने चेक किया भाई नीचे जो हैं वो कौन है, तो निकला वो आयरन, और जो ऊपर तैर रहे हैं उनको चेक किया तो पता चला वो लकड़ी है। यहाँ से इस एक्सपेरिमेंट से आपने सीखा कि पानी में, ग्लास के पानी में जो लकड़ी है वो तैर रही है और आयरन जो है वो नीचे बैठ गया है। अब आपने जाकर तालाब के पानी में सेम चीज़ को चेक किया, फिर आपने नदी के पानी में चेक किया, फिर आपने सागर के पानी में चेक किया। सेम एक्सपेरिमेंट को आपने मतलब कुछ विशिष्ट चीज़ों पे चेक किया, और जब आप सब चीज़ों पे एक ही कंक्लूजन पे निकले तब आपने एक चीज़ को जनरलाइज किया कि पानी चाहे कहीं का भी हो, लकड़ी उसमें तैरेगी और लोहा उसमें बैठ जाएगा नीचे ज़मीन पर। तो आपने अलग अलग विशिष्ट एक्सपेरिमेंट्स लिए, और जब आपने एक ही जैसी चीज़ क्वालिटी पाई तो आपने एक सामान्य रूल बना दिया जो उसकी सब पे लागू हो गया, हर किसी पे। ठीक है, पानी का मतलब कहीं का भी पानी, फिर जनरलाइज कर दिया आपने। ये नहीं बोला कि अगर आप पानी को ग्लास में इकट्ठा करेंगे तो ऐसा होगा, नदी का पानी में करेंगे तो वैसा होगा, ऐसा नहीं करा आपने, पानी को जनरलाइज रूप में कर दिया। तो विशिष्ट सत्य से आप जो है जनरलाइज फॉर्म में गए, सामान्य सत्य की ओर गए। इंडक्टिव मेथड को हिस्टोरिकल मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड, स्टैटिकल मेथड, रियलिस्टिक मेथड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं पहले विशिष्ट चीज़ों पर, तब जाके इसे जनरलाइज किया जाता है। इसलिए बहुत सारे आंकड़े इसके पक्ष में मौजूद होते हैं, और ये ज़्यादा रियलिस्टिक है क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेड होता है ये। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, व्यक्तिगत आर्थिक घटनाओं के आधार पर कार्य, मतलब अलग अलग, विशिष्ट का मतलब क्या है, व्यक्तिगत कुछ घटनाएं ली जाती हैं और उसके जो रिजल्ट होते हैं, उसके जो कारण होते हैं और जो उसको परिणाम होते हैं, इनके बीच एक रिलेशन स्थापित किया जाता है और फिर उसको रूल बना दिया जाता है। ठीक है, रूल कैसे बनते हैं, आप कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं अलग अलग पर्सनल लेवल पे, और उसके बाद उसके कारण और परिणाम के बीच एक संबंध स्थापित करते हैं और फिर रूल बन जाता है, मेथड तैयार हो जाता है, और आप उसको जनरलाइज फॉर्म में कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं और बता सकते हैं। आई होप इंडक्टिव मेथड काफ़ी क्लियर हुआ होगा। अगर आपको इंडक्टिव मेथड लिखने के लिए आता है तो आप उसका एक डेफिनेशन लिख दें। इस बात को ज़रूर लिखें कि विशिष्ट से सामान्य की ओर जा रहा है। इसके अलावा इसके डिफरेंट नाम क्या हैं और ये कैसे बनता है, इट्स सफिशेंट, और कुछ भी जो मैंने बोला है उसमें आपको जो जो समझ में आया आप उसको भी एक्सप्लेन कर सकते हो, अपने भी कुछ एग्जाम्पल आप उसमें लिख सकते हो, तो एक बहुत ही अच्छा आंसर आपका तैयार होता है। चलिए आगे बढ़ते, थोड़ा सा और समझते हैं। हाँ जी, अब बात करते हैं इंडक्टिव मेथड के मतलब मेरिट्स की। इनकी क्वालिटीज़ क्या है, वेरीफाइड है, आपको पता है अलग अलग इतने सारे एक्सपेरिमेंट विशिष्ट रूप से किए जाते हैं तब जाके जनरलाइज करते हैं, तो बहुत ही वेरीफाइड है।
ठीक है। ये कॉम्प्लीमेंट करता है डिडक्टिव मेथड को, यानी डिडक्टिव मेथड को पूरा करता है, क्योंकि डिडक्टिव मेथड में एक सामान्य सत्य को विशिष्ट पे चेक किया जाता है। तो वो सामान्य सत्य बना कहाँ से होगा, जब उसके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए होंगे। तो ये डिडक्टिव मेथड का कॉम्प्लीमेंट्री होता है। आप एक बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके एक रूल निकाल सकते हैं और डिडक्टिवली उस रूल को बना के फिर कहीं भी उसे अप्लाई कर सकते हैं डिडक्टिव मेथड की तरह। ये डायनेमिक आउटलुक होता है, इसमें अर्थव्यवस्था को एक प्रावेगिक यानी हमेशा परिवर्तनशील और ग्रोथ की तरफ बताता है। ठीक है। इसका डीमेरिट ये कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं अलग अलग अवस्थाओं में, और बहुत ही मतलब ध्यान से चेकिंग करनी पड़ती है कि कारण और परिणाम के बीच क्या रिजल्ट आ रहा है। इसके अलावा सोशल साइंस ये एक प्रैक्टिकल, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है, इसलिए सोशल साइंस में इसको बहुत ज़्यादा हम यूज़ नहीं करते, यानी समाज में इसका प्रयोग, सामाजिक चीज़ों में इसका प्रयोग थोड़ा मुश्किल हो जाता है, प्रैक्टिकल चीज़ों में ज़्यादा आसान होता है। तो जैसी जिसकी क्वालिटी, इसको आप सामाजिक लेवल पे प्रयोग कर सकते हैं, इस मेथड को आप प्रैक्टिकल चीज़ों में ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप सबको क्लियर हुआ होगा। अब ये जो चैप्टर है इसमें दोनों मेथड के यूज़ आ सकते हैं, इनके मेरिट्स और डीमेरिट्स पूछे जा सकते हैं, इनका कंपैरिजन पूछा जा सकता है, आपको कौन सा मेथड बेहतर लगता है, या फिर कोई एक सिचुएशन दे सकते हैं और बोल सकते हैं कि आपको कौन सा मेथड सही लगेगा। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो कवर होती हैं, और आई होप सबको क्लियर हुआ होगा। अगर कुछ अनक्लियर है तो प्लीज़ क्वेश्चन ज़रूर पूछें, और बाकी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इट्स अ रिवॉर्ड फॉर योर टीचर, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे।